दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार पाल। मेरी करीब 12 किताबें हैं, जिसमें 11 इंग्लिश में, 1 हिंदी में। दोस्तों कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें किसी ने कमेंट किया, अब नाम तो मैं नहीं लूँगा, मेरा परिचित हैं, कि पाल साहब आप ज्ञान मत दो हमें B.R. अम्बेडकर के बारे में। भाई मैं ज्ञान क्यों ना दूँ B.R. अम्बेडकर के बारे में? तुम टिप्पणी में लिख रहे हो कि B.R. अम्बेडकर ना होते तो तुम पढ़ते लिखते नहीं। क्या B.R. अम्बेडकर मेरे टीचर थे? क्या B.R. अम्बेडकर मेरे स्कूल टीचर थे, मेरे क्लास टीचर थे, या मैं उस ज़माने में पैदा हुआ था? B.R. अम्बेडकर के तो टीचर ब्राह्मण थे, तो अगर ब्राह्मण ना होते तो अम्बेडकर कहाँ से पढ़ जाते? और उसके तुर्रा ये कि आप ब्राह्मणों को ही गाली देते हो। ब्राह्मण ने सरनेम दिया अम्बेडकर को, अम्बेडकर का सरनेम कुछ और था, तो ब्राह्मणों को गाली देते हो। और अगर मैंने बोल दिया कि मैं अम्बेडकर को संविधान निर्माता नहीं मानता, तो मैंने क्या गलत बोल दिया? तुम्हारी गीदड़ धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। और जो ये तुम ओबीसी, दलित और माइनॉरिटी का जो ठीकरा इकट्ठा कर रहे हो ना, तो इस्लाम तो दलितों को इंसान ही नहीं मानता, किसी भी गैर मुस्लिम को इंसान नहीं मानता। इस्लाम की नज़र में या दलित हो, या ओबीसी हो, या ब्राह्मण हो, या बनिया हो, राजपूत हो, या कोई गैर मुस्लिम हो, उसकी इज्जत कुत्ते से भी गई बीती है। कुत्ते की तो बहुत इज्जत होती है, जानवरों से भी गई बीती है। नजस हैं पोटी जितने गंदे हैं, किताबों में लिखा हुआ है। तो भाई सुशील, जो तुमने कमेंट किया है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर से ज़्यादा मेरे नंबर आए हैं, और वो अगर नहीं होता अम्बेडकर तो क्या यशवंत राव होलकर महाराजा मल्लभ राव होलकर, जो अम्बेडकर से भी पहले पैदा हुए थे 1761 में, जिन्होंने वार लड़ी, क्या वो पढ़े लिखे नहीं थे? यशवंत राव होलकर मेरी कम्युनिटी के क्या पढ़े लिखे नहीं थे? अम्बेडकर ने हमें कुछ भी नहीं दिया है। अम्बेडकर ने जो सिर्फ दिया वो अपनी जाति महार के लिए दिया। जाट वो तुम्हारे को भी कुछ नहीं दिया उन्होंने सिर्फ अपनी जाति महार के लिए रिजर्वेशन मांगा था। और जाटव तो महार है ही नहीं, क्योंकि जाटव नाम की जाति, जिनको वहाँ चरमकार कहते हैं, वो अलग जाति है जिसकी संख्या बहुत थोड़ी है। तो भाई सोच समझकर, अम्बेडकर कोई हमारे बाप नहीं है, ना हमारी माँ है। हमें पढ़ाया हमारे माँ बापों ने, हमारी माँ ने, हमारे पिताजी ने पढ़ाया है, और हमारे गुरुओं ने पढ़ाया है, चाहे वो किसी भी जाति के रहे हों। तो ये अम्बेडकर को तो खुद ब्राह्मणों ने पढ़ाया, और ब्राह्मणों को तुम गाली दे रहे हो। तुम कितने बेगैरत लोग हो। तुम उन मुसलमानों से हाथ मिला रहे हो जिसके जोगेंद्र मंडल, जो दलित था, वेस्ट बंगाल का, वहाँ चला गया, पाकिस्तान का गृह मंत्री मारा, जूते मार के मुसलमानों ने उसको बाहर किया। कुत्ते की मौत, गुमनामी की ज़िंदगी में मरा कलकत्ते में। मुझे शब्द यूज करने पड़ रहे हैं। कुत्ते की मौत तो बहुत अच्छी होती है, जो हम घर में कुत्ते पालते हैं उससे वो तो लाख गुना अच्छे हैं। वो गुमनामी में मरा, योगेंद्र नाथ मंडल या जोगेंद्र नाथ मंडल। तो हमको ये सलाह मत दो कि अम्बेडकर नहीं होते, नहीं पढ़ देते। अम्बेडकर ने तो संविधान ही नहीं बनाया था। अम्बेडकर होता कौन है हमें पढ़ाने वाले? अम्बेडकर के समय हम पैदा ही नहीं हुए थे, और हमें तो हमारे माँ बाप ने पढ़ाया, हमारे गुरुजी ने पढ़ाया। और मैं गुरुओं के नाम बता दूं, उसमें कोई भी मेरे ख्याल तो दलित था ही नहीं। जब मैं BSc कर रहा था तब भी कोई दलित नाम का टीचर नहीं था उसमें। हमारे माथुर साहब टीचर थे, हमारे सक्सेना टीचर थे, मनोधीर सक्सेना थे, लोहानी साहब थे, छिद्दा सिंह तोमर थे, जो हमारे गांव के पास के इंटर में, खेड़ा गांव है उनका, लखवा के पास। मैं दलितों से कोई नफरत नहीं कर रहा, लेकिन हमें किसी ने नहीं पढ़ाया। और हर व्यक्ति अपने विवेक और दिमाग से पढ़ता है। अम्बेडकर साहब की तो डिवीज़न ही सारी 3rd थी, शुरू से लेकर आखिर तक। यानी तुम हमें धमकाओगे, हमको बताओगे कि अम्बेडकर हमारे मसीहा। अम्बेडकर हमारे मसीहा नहीं है। हमारे मसीहा हमारे माँ बाप हैं, वो गुरु हैं जिन्होंने पढ़ाया है, और गुरु गुरु होता है। तुम अम्बेडकर के गुरु, ब्राह्मण जो गुरु थे जिन्होंने सरनेम दिया, उसको तुम गालियाँ देते हो, ब्राह्मणों को गाली देते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए बेगैरतो। और सनातन वैदिक धर्म में कहाँ जन्म के आधार पर जाती है? तुम अपने आप को खुद ही दलित दलित कहते हो। कुछ लोग अपने आप को पिछड़ा पिछड़ा कहते हो। जब तुम अपने को खुद अपनी इज्जत नहीं करोगे तो तुम्हारी कौन इज्जत करेगा? और ये धमकाना चमकाना छोड़ो। चंद्रशेखर रावण गया, वहाँ मूत निकल गया। ग्वालियर में जाता तो उसमें इतने जूते पड़ते, इतने लट पड़ते। मैं मुरैना में 10 साल रहा हूँ, कोई औकात नहीं है चंद्रशेखर रावण की वहाँ कुछ
गुंडागर्दी करने की। ब्राह्मण, ठाकुर, बघेल, अहीर, गुजर, कुशवाहा सारे अनिल मिश्रा के साथ हैं। अनिल मिश्रा ने क्या गलत बोला? उन्होंने कहा मैं अंबेडकर को संविधान निर्माता नहीं मानता। मैं भी नहीं मानता, क्योंकि अंबेडकर संविधान निर्माता है ही नहीं। 1946 में सारा का सारा ड्राफ्ट बन चुका था, अंबेडकर उसके बाद ज्वाइन किए हैं। तो असली संविधान निर्माता कौन है, हम उस पर, और ये जो ये कमेंट करने छोड़ दो, ये कमेंट आपको भारी पड़ सकते हैं, शारीरिक तौर से भी भारी पड़ सकते हैं, कानूनी तौर पर भी। ये गीदड़ बड़कियाँ चंद्रशेखर रावण मायावती का क्या हाल देगा, तुम्हारा भी हम वही हाल कर देंगे, चंद्रशेखर रावण और उसके समर्थकों। तुम बोलते हो कि हम ब्राह्मणों की चोटी पीट देंगे, तुम्हारी औकात है इतनी? उनके बराबर पढ़ लिख के दिखाओ। अगर ये ब्राह्मण ना होता टीचर, तो अंबेडकर नहीं होता, और तुम ब्राह्मणों को गाली देते हो। तो असली संविधान निर्माता अंबेडकर नहीं है, मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ। तो असली संविधान निर्माता है बेनेगल नरसिंह राव, एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश थे तथा भारतीय संविधान के मुख्य सलाहकार थे। ये चीफ एडवाइजर थे। सारा ड्राफ्ट इन्होंने ही तैयार किया था। 263 जो क्लॉज थे वो BN नरसिंह राव, जिनका नाम है बेनेगल नरसिंह राव, और ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश थे। अंबेडकर तो कभी न्यायाधीश ही नहीं रहे। झूठी डिग्रियां लेकर 30 डिग्री और 15 डिग्री ऑनरेरी डिग्री लेकर, अगर 30 डिग्री अंबेडकर या 15 उपाधि लेते तो 30 साल तो पढ़ने में लग जाते हैं उनको। ये जो झूठ बोला जा रहा है ना, हम अंबेडकर की ना तो रेस्पेक्ट करते हैं ना डिसरेस्पेक्ट करते, क्योंकि अंबेडकर की जो विचारधारा है उसका पालन आप लोग नहीं कर रहे हो। अंबेडकर ने तो ये भी कहा था कि पूरे मुसलमान भारत से बाहर जाने चाहिए, और हमें बता रहे हो कि तुम हमें ज्ञान मत दो। तो तुमको ज्ञान कौन दे रहा है? तुम मूर्खों के लिए वीडियो थोड़ी बना रहा हूँ मैं तो उन लोगों के वीडियो बना रहा हूँ जिनमें थोड़ा बहुत दिमाग है। और मैंने नौकरी जब ली है, रिजर्वेशन ही नहीं था OBC के लिए, मूर्ख। ये 93 में रिजर्वेशन हुआ, तो जितनी तुम्हारी बुद्धि है ना, तुमको अगर 150 साल भी रिजर्वेशन मिले तो तब भी आप संभल नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारी सोच बड़ी नेगेटिव है, नकारात्मक है। आप पॉजिटिव सोच नहीं रखते हो। और हमारा कोई लेना देना नहीं है ऐसी लोगों से। हमारी अलग लाइन है, हम उस लाइन पर चलेंगे। हम सनातन वैदिक धर्मी हैं। हम पेरियार को मानने वाले नहीं हैं जो हमारी कास्ट का था। हम मानने वाले हैं देवी अहिल्याबाई होलकर को, जिसने 1736 मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, जो एक महान विदुषी महिला है। उसके बराबर तो तुम्हारे यहाँ कोई पैदा भी नहीं हो सकता। तुम तो मंदिर और राम को गाली देने वाले हो। राम का कैरेक्टर तो देखो क्या था। क्या ये राम ने शंभुक का वध किया था? तो भाई उस समय तो दलित और आदिवासी कोई था ही नहीं। शंभुक का वध किया कहाँ कैटेगराइजेशन था? दलित थे राम के ज़माने में। ये जातिवाद तो अब आया अंग्रेजों के ज़माने। तो तुम्हारी बुद्धि जो है ना, जो इस तरह की बातें करते हैं, गोबर भर गया, इसको ज़रा साफ करवा लो। तो हम मेन चैप्टर पर आते हैं। तो ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। भारतीय संविधान को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक तदर्थ समिति ने लिखा था, जिसमें बेनेगल नरसिंह राव, KM मुंशी, ये दिल्ली के रहने वाले थे, N गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा अयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव मैसूर के दीवान और DP खेतान शामिल थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 नवंबर 1946 को हुई थी, जिसमें 29 अगस्त 1947 को प्रारूप ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। अब जो संविधान सभा की बैठक है 1940 को हुई, और ड्राफ्टिंग कमेटी 1947 में हुई, और 1940 तक BN राव साहब ने 99% संविधान लिख दिया था। 263 या 64 क्लॉज उन्होंने लिख दिए थे। तो अंबेडकर को 1947 में इसको प्रारूप कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन उससे पहले जो चीफ एडवाइजर है उसकी ज़्यादा पावर होती है, वो सब लिखचिको थे। इसका BR अम्बेडकर का काम सिर्फ यही था कि इनको उस प्रारूप को, उसको डॉक्यूमेंटेशन करना था, सही तरह से उसको सीक्वेंस में लगाना था। बाकी कोई काम नहीं किया अम्बेडकर ने। वही BN राव ने संविधान निर्माण के जटिल पहलुओं पर डॉक्टर अम्बेडकर का मार्गदर्शन किया था। ये अम्बेडकर साहब ने भी माना है कि मेरे जो गुरु हैं वो BN राव हैं, और उन्होंने सब कुछ तैयार किया, मैंने तो उनका काम को आगे बढ़ाया। देख लेना भाई सुशील, तुम जैसे मूर्खों की मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तुम्हारा दिमाग कचरे में फंसा है, कचरे में ही फंसा रहेगा। जिस तरह की तुम नेगेटिव सोच। अम्बेडकर कोई मेरा बाप नहीं था जो मुझे पढ़ाता, मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया।
मेरे गुरुओं ने पढ़ाया, जिसमें कोई भी दलित नहीं था। अगर तुम ये बोलते हो कि मेरा कोई भी गुरु दलित नहीं रहा शुरू से आखिर तक, प्राइमरी तक भी, रामकिशन त्यागी, शर्मा, हमारे गिरी साहब जो ओबीसी में आते हैं, कोई दलित नहीं रहा मेरा। मुझे कोई दलितों से नफरत नहीं है, लेकिन ये सिरे मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि अम्बेडकर ने संविधान बनाया जिसकी 3rd डिवीजन आती रही हो, क्या संविधान बनाएगा। नंबर कम कब आते हैं? जब आप पढ़ते नहीं, विषय की गंभीरता को ध्यान नहीं देते, चाहे मैं हूं या कोई भी हो। तो अब देखिए, बेनेगल नरसिंह राव का जन्म 26 फरवरी 1887 को कारकल में हुआ था, जो वर्तमान समय में कर्नाटक के दक्षिण कनारा जिले में पड़ता है। उनका परिवार एक सुशिक्षित एवं संपन्न सारस्वत ब्राह्मण परिवार था, जो सारस्वत ब्राह्मण सचिन तेंदुलकर भी है। देखो, आप ब्राह्मणों को गाली दो, मैं कहता हूँ ब्राह्मणों में भी बहुत ऐसे हैं जन्म के आधार पर जो जाति को बना दिया, ये भी उतने ही घोर पापी हैं जितने कि ब्राह्मणों को गाली देने वाले घोर पापी हैं। और बहुत से ब्राह्मण तो कहते हैं दयानंद सरस्वती ने तो जातिवाद को माना ही नहीं है, उसके बारे में तुम कुछ नहीं बोलोगे। पेरियार के बारे में बोलोगे, जो 19 अपनी भतीजी से शादी कर बैठा 72 साल की उम्र में। और मेरे को एक जाटो भाई का फ़ोन आएगा, पेरियार आपकी कम्युनिटी के थे, आप तो उनका मैंने कि ऐसे को मैं अनुसरण करूँ? मैं करूँगा देवी अल्लाह भाई, मैं क्यों करूँ पेरियार को, इतने गंदे आदमी को? वो क्या मेरा बाप है पेरियार? ये कोई अम्बेडकर मेरा बाप है? मेरे बाप है मेरे माता पिता, जिन्होंने मुझे पढ़ाया, और मेरे गुरुजी जिन्होंने मुझे MSc तक एजुकेशन दी, उनका आभार व्यक्त करके उनका कर्ज नहीं चुका सकते हम। अम्बेडकर ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। अम्बेडकर ने कौन सा ओबीसी के लिए रिजर्वेशन किया था? तो ये दिमाग से निकाल दो कि ओबीसी तुम्हारे साथ हो जाएंगे। एक पर्टिकुलर जाति जो इंडिया में उत्तर प्रदेश में शोर मचाती रहती है, हम ऐसी किसी भी जाति के साथ नहीं है जो देश को विघटन करने की बात सोचे। चंद्रशेखर रावण की तो औकात ही नहीं है जो ओबीसी से लड़ सके। उसके कंचों में इतना पानी नहीं है। बीड़ी इकट्ठी करोगे, ग्वालियर जाते इतने लट पड़ते कि नानी याद आ जाती तुम्हारी। हमेशा अराजकता फैला रहे हो। और भाइयों, सवर्ण और ओबीसी भाइयों को चाहिए, जो अराजक तत्वों चाहे किसी भी कम्युनिटी में हो, उनको सड़क पर ठोक पीट कर बराबर करो। इस देश को भी बचाना है, नहीं बचाना हम लोगों को। तो इनके पिताजी थे, एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे। नरसिंह राव ने कैनेरा हाई स्कूल मैंगलोर से शिक्षा प्राप्त की और पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। भाई मैं कहता हूँ, तुम ब्राह्मणों को गाली देते हो, उनके बराबर अंक लाओ, उनके बराबर काबिल बनो, नोबेल प्राइज़ लाओ। अब नोबेल प्राइज़ में तो वहाँ तो नहीं देखते कि ये कोई शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइब है वैज्ञानिक भारत का, वहाँ तो जातिवाद नहीं मानते। अब तुम कह दोगे वो भी जातिवादी हैं, वो भी मनुवादी हैं। ये विक्टिम कार्ड नहीं चलेगा, इसको छोड़ दो यार। लोग हंसते हैं तुम्हारे ऊपर, तुम अपनी औकात खुद दिखाते हो लोगों को। तो 1905 में उन्होंने स्नातक परीक्षा प्रारंभ की, जिसमें उनको अंग्रेजी, संस्कृत, भौत के तीनों में प्रथम श्रेणी अंक आए। छात्रवृत्ति पर वे 1909 में कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में प्रविष्ट हुए। वे 1909 में ICS बने। और 1909 में अम्बेडकर की उम्र कितनी थी भाई? 79 में पैदा हुए थे। 90-100 कितना हुआ? 20 साल के अम्बेडकर थे। अम्बेडकर ने क्या बना दिया संविधान। सफल होने के बाद भारत लौट आए। 50 लोगों के बैच में वो अकेले भारतीय थे। अंग्रेज सरकार ने उनकी पहली नियुक्ति मद्रास में की थी। इस पर उन्होंने सिविल सर्विस कमिश्नर को एक पत्र भेजकर लिखा था, जिस प्रांत में मेरी नियुक्ति हुई है वहाँ मेरे बहुत सारे मित्र और संबंधी हैं। मद्रास प्रेसिडेंसी में ही मेरे पिता की ज़मीन भी है। इन परिस्थितियों में अपना काम शायद पक्षपात से प्रयोग कर न कर पाऊँ, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप मेरी नियुक्ति कहीं और कर दें। आप मुझे बर्मा भेज सकते हैं। अंग्रेज सरकार ने उन्हें बंगाल में नियुक्त कर दिया। देखो कितनी ईमानदारी थी इस व्यक्ति में। सन 1938 में उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई। सन 1944 में जब वो रिटायर हुए, तेज बहादुर, सन 1944 में वो 58 साल के हो चुके थे। तो तेज बहादुर सप्रू ने उनसे जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री का दायित्व संभालने का अनुरोध किया। वे श्रीनगर गए, लेकिन वहाँ दिनों तक नहीं रह सके। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह की कार्यशैली से वो असहमत थे। उन्होंने अपना त्यागपत्र भेज दिया, जिसमें उन्होंने लिखा, आपके निर्णयों पर बिना विश्वास किए उन्हें मानना ईमानदारी नहीं होगी। सन 1946 में बर्मा के प्रधानमंत्री यू आंग सान, जिसकी लड़की शायद ये बर्मा में अभी है, उन्हें देश के संविधान लिखने में मदद करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने इस काम को विशेषतापूर्वक किया। इसके बाद उन्हें कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश बनाने का प्रस्ताव दिया गया। उन्होंने इसे अस्वीकार करते हुए वायसराय को पत्र लिखा, अगर मुझे मौका मिले तो मैं भारतीय संघ का संवैधानिक ढांचा बनाने में अपना योगदान दे सकता हूं।
वायसराय ने उन्हें सचिव पद का दर्जा देकर गवर्नर जनरल सचिवालय के रिफॉर्म ऑफिस में नियुक्त कर दिया। जुलाई 1946 में लॉर्ड वेवेल ने उन्हें संविधान सभा का संवैधानिक सदस्य बनाया। बेनेगल नरसिंह राव ने प्रस्ताव रखा कि संवैधानिक सरकार पर पद पर अवैतनिक रूप से काम करेंगे। इसके लिए उन्होंने 2 तर्क दिए। पहला यह कि हर पक्ष उन्हें निष्पक्ष मानेगा। दूसरा, अगर संविधान के बनने में देरी होती है तो उनका दोष संविधान सभा के कार्यालय पर ना आए। भारतीय संविधान के पहले 243 अनुच्छेद बेनेगल नरसिंह राव ने तैयार किए थे। इसके बाद भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली जो मसौदा समिति थी, इसे विस्तार दिया। बेनेगल नरसिंह राव के मूल मसौदे में देश का नाम इंडिया था। उन्होंने एक संघ की परिकल्पना की थी जो 1935 के अधिनियम पर आधारित था। संविधान के 3रे अध्याय में नीति निर्देशक सिद्धांतों के लिए 41वें प्रावधान थे। 1949 से 1952 तक नरसिंह राव संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि थे। इसके बाद उन्हें हैग, जो कि हॉलैंड में है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बेंच में जज बनाया। 26 फरवरी 1963 को जनेवा में कैंसर से उनका निधन हो गया। इसे एक विडंबना ही कहा जाएगा कि भारत के संविधान निर्माण में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद उनके योगदान को उत्तम महत्व नहीं मिला जिसका वो अधिकारी थे, इसलिए नहीं मिला। इन्हें शेड्यूल कास्ट वोट चाहिए थी। ब्राह्मणों से ज़्यादा शेड्यूल कास्ट कुल मिला के हो जाते हैं। कोई भी जाति अकेले ब्राह्मण से ज़्यादा नहीं है शेड्यूल कास्ट में। ये बात उनको समझ लेनी चाहिए। जाट अगर यूपी में ज़्यादा है या पंजाब में ज़्यादा है तो महाराष्ट्र में तो 4% है, महाराष्ट्र में 18%, 33% तो कुर्मी है। तो नरसिंह राव पर भारतीय नेताओं के क्या विचार हैं? बेनेगल नरसिंह संविधान पर हस्ताक्षर करने से पहले संविधान के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राव को धन्यवाद देते हुए कहा था, उन्होंने न केवल अपने ज्ञान और पांडित्य से संविधान सभा की मदद की है बल्कि दूसरे सदस्यों को भी पूरे विवेक के साथ अपनी भूमिका निभाने में मदद की है। और अम्बेडकर तो उनको अपना गुरु मानते थे। संविधान बन जाने के बाद 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, संविधान बनाने का जो श्रेय मुझे दिया जा रहा है वास्तव में उसका अधिकारी नहीं हूँ। उससे वास्तविक अधिकारी बेनेगल नरसिंह राव भी हैं जो इस संविधान की संवैधानिक परामर्शदाता हैं और जिन्होंने मसौदा यानी ड्राफ्टिंग समिति के विचारार्थ संविधान का मोटे रूप में मसौदा बनाया। यह सुनने के लिए बेनेगल नरसिंह राव संविधान सभा में मौजूद नहीं थे क्योंकि तब तक उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वे संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बन गए। बाद में सन 1960 में प्रकाशित B.C. राव की पुस्तक इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इन द मेकिंग के प्रकथन यानी प्रीफेस में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा, अपने ज्ञान और अनुभव के कारण बेनेगल नरसिंह राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद के लिए अपरिहार्य व्यक्ति थे, यानी कि उनका रिप्लेसमेंट नहीं था। उन्होंने संविधान सभा के सदस्यों के लिए आवश्यक सहायक सामग्री खोजी और उसे साधारण आदमी की समझ के लिए आसान शब्दों में प्रस्तुत किया। संविधान सभा के अधिकतर सदस्य स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें संविधान की जटिलताएं मालूम नहीं थी क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाते थे। वहाँ जुलूसों में जाते थे, जैसे RSS वाले अनपढ़ है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी कहाँ डिग्री लेंगे? जो झोला लटका के शाखाओं में घूमते रहे चड्डी पहनकर, उनको कहाँ डिग्री की वो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आगे क्या लिखते हैं, संविधान पर सामग्री की कमी नहीं थी लेकिन उसका सही चयन, उसकी उचित व्याख्या का काम बहुत चुनौतीपूर्ण था। क्योंकि जो इन्होंने संविधान लिया, कुछ अमेरिका से लिया, कुछ उन्होंने यूनाइटेड किंगडम से लिया, कुछ अन्य देशों से लिया। इस तरह इनके पास बहुत सारा मटेरियल था, लेकिन उसको संयोजन करना, उसको सीक्वेंस में लगाना, उसको भारत के हिसाब से डालना, ये काम बेनेगल नरसिंह राव ने किया। 243 इन्होंने क्लॉज तैयार किए, तब ये अंबेडकर साहब आ गए। तो फिर क्लॉज ही कितने बचे थे? 20 क्लॉज और बचे थे मुश्किल से। वो संविधान में कितने क्लॉज हैं, मैंने किताब लिखी है जिसका नाम है पेनोर। मैं आपको किताब ही दिखा देता हूँ, उस किताब को खरीदिए, उसमें आपको सब पता लग जाएगा। ये है पेनोरमा ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडियन कॉन्टेस्ट बाई विजय कुमार पाल। इसमें सारा आपको पता लग जाएगा। आप इसको जरूर खरीदिए और बहुत सारी किताबें खुल जाएंगी, मेरी 10-12 किताबें, उनको आप जरूर खरीदिए। तो अब देखिए, राव ने दुनिया के लिखित और अलिखित संविधानों का गहन अध्ययन करा। मैंने बोला ना, जैसे ब्रिटेन का संविधान है वो लिखित नहीं है, वो मौखिक है, मौखिक पर चलता है। समय समय पर अपने दस्तावेज में जो उनको ज़रूरत होती है वो बदल देते हैं, हालांकि वो प्रिंट हो जाती है, लेकिन एज ए होल कंपैक्ट कोई संविधान की किताब नहीं है जैसे भारत में है। और उन्होंने सदस्यों के लिए उपलब्ध कराया। अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माण के विभिन्न चरणों में कुशल पायलट की भूमिका में थे, तो बेनेगल राव वो व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान की एक स्पष्ट परिकल्पना दी, उन्हें नींव रखी।
संवैधानिक विषयों पर साफ सुथरी भाषा लिखने की उनमें कमाल की योग्यता थी। देखिए, अगर कोई हवाई जहाज़ है तो उसको बनाने वाले, अगर संविधान को हवाई जहाज मान लिया जाए तो उसको बनाने वाले बेनेगल नरसिम्हा राव और अम्बेडकर एक पायलट, जिसके साथ बहुत सारे पायलट थे। वो तो पूरी ड्राफ्टिंग कमेटी थी। अकेला अम्बेडकर कैसे संविधान बना लेते? मैं ये नहीं कह रहा अम्बेडकर ने भी काम किया, लेकिन अम्बेडकर ने खुद माना है कि राव साहब मेरे से ज़्यादा बेहतर थे। बी शिवाराव की संपादित पुस्तक इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इन द मेकिंग में 29 अध्याय है, जिसमें अधिकतर बेनेगल नरसिम्हा राव वो दस्तावेज शामिल है। उन्होंने संविधान सभा के निर्माण में मदद पहुंचाने के लिए लिखे थे। संविधान सभा की इस बहस में जब कभी विवाद के विषय उठे, उससे राव का परामर्श लिया जाता, जो हमेशा गहरे अध्ययन पर आधारित था। पुस्तक की प्रस्तावना ने बी शिवाराव ने लिखा कि बेनेगल नरसिम्हा राव को भावी पीढ़ियां संविधान के निर्माता के रूप में याद रखेंगे। अब आते हैं मुद्दे की बात। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी सरकार हो, शेड्यूल कास्ट वोटों के लिए अम्बेडकर को ऐसा बना के खड़ा कर दिया कि वो सबके भगवान थे, सबके मसीहा थे। भाई वो हमारे मसीहा नहीं थे, हमारे भगवान नहीं थे। जिसको भगवान मानना है, मसीहा मानना, मानो। हम तो उसको मानेंगे जिसने संविधान बनाया। बेनेगल नरसिम्हा राव ने बनाया संविधान। आज अनिल मिश्रा ने जो बोल दिया तो क्या बुरा बोल दिया भाई। अम्बेडकर दलित थे, हमेशा उनको सूट बूट में देखा। बाकी सर लाल बहादुर शास्त्री का तो कुर्ता भी फटा हुआ था, और इवन कर्पूरी ठाकुर का भी कुर्ता फटा हुआ था। जब कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे बिहार के, बने एक सवादी चंद्रशेखर वहाँ गए तो चंद्रशेखर ने वहाँ चंदा इकट्ठा किया कि जाओ कर्पूरी ठाकुर जी, आप इसके कुर्ता खरीद लेना, जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने बोल दिया इससे ज़्यादा मुझे बिहार के बाढ़ पीड़ितों के लिए, मुख्यमंत्री कोष के लिए इसकी ज़रूरत है, और जो कुर्ते का पैसा था वो भी इसमें दान कर दिया। तो लाल बहादुर शास्त्री ने जो त्याग किया है और जो इन्होंने त्याग किया कर्पूरी ठाकुर ने, अम्बेडकर ने तो उसका एक अंश भी त्याग नहीं किया। और उनको भेजने वाले कौन थे? जो गायकवाड़ है, गायकवाड़ जो मराठा कुर्मी है, उन्होंने इनको छात्रवृत्ति पर भेजा। ब्राह्मणों ने इनको अपना उपनाम दे दिया। लेकिन ये नीले कबूतर पता नहीं क्यों फड़फड़ा रहे हैं, देश में अराजकता फैला रहे हैं। भाई इसका जवाब सबको मिलकर देना पड़ेगा। मैं नीले कबूतरों की बात कर रहा हूँ, पूरी किसी समाज और जाति की बात नहीं कर रहा। जो चंद्रशेखर रावण और अभी मायावती ने भी जो बहुत चलाया था कि बौद्ध बन जाओ, बन जाओ, बौद्ध बन जाओ। दलाई लामा तो कहते हैं हम तो हिंदुओं से बहुत वेरी नियर हैं, तो बौद्ध का प्रतिनिधि दलाई लामा करते हैं। ये वामन वैश्राम जैसे झूठे लोग नहीं करते, और वो नव बौद्ध नहीं करते जो बौद्ध बन जाते हैं और लेकिन आरक्षण हिंदू जातियों के नाम पर लेते हैं दलित बनकर। ऐसे धूर्तों की कोई ज़रूरत नहीं है इस देश को। तो दोस्तों, अब आपने देख लिया होगा किस तरह से अम्बेडकर, भाई तुम अम्बेडकर को कुछ भी मानो, अम्बेडकर हमारा भगवान नहीं है, ना हम उसको मानेंगे। हमारे आदर्श राणा प्रताप हैं, राणा सांगा हैं, देवी अहिल्याबाई होलकर हैं, यशवंत राव होलकर हैं हमारे, और हमारे बहुत सारे लोग हैं जाटव समाज के जो हमारे आदर्श हो सकते हैं। ये कुछ जिन्होंने जूता फेंका वो मेरे आदर्श हैं। ठीक फेंका जूता, क्यों बोला किसी के लिए? विष्णु भगवान के लिए। क्या BR गवई में ये इतनी औकात है, इसके कंचों में इतना पानी है जो ये बोल दे तालिबानों से, अगर कोई रिट लगाए तालिबानों से बोल दे कि तुम जो इस मूर्ति को बुद्ध की मूर्ति के लिए बोल सकता है क्या? वो ये आदमी पूरी तालिबान ने मूर्ति उड़ा दी। क्या कर लिया इन लोगों ने, बुद्धिस्टों ने? पूरी दुनिया के बौद्धों की बात नहीं कर रहा, जो नवबौद्ध है ना, जो डबल रोल खेलने जब नौकरी मिलती है तो जाटव हिंदू, और या जो भी कोई है महार या जो भी कोई जाति है, और वैसे बुद्धिस्ट हो। वही तुम इतने धूर्त हो। भगवान बुद्ध तो इतने धूर्त नहीं थे, इतने झूठे नहीं थे। तुम तो झूठे और मक्कार हो, और तुम हमें सलाह देते हो कि हमें ज्ञान मत दो। अरे तुम्हें ज्ञान की जरूरत है, तुम्हारा दिमाग में कचरा भरा हुआ है, तुम्हारे में जाति का विष इतना घोल दिया गया है। ओ भाई, आप वेदों को गाली दोगे, वेदों में कहाँ लिखा है कि कोई दलित है, कोई अगड़ा है, कोई पिछड़ा है, और कर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर तो जाति नहीं है। तो भाई असली संविधान निर्माता तो BR अम्बेडकर नहीं है, BN राव साहब हैं। और उसके अम्बेडकर जब 243 पूरा लगभग संविधान कंप्लीट हो गया तब अम्बेडकर आए उसमें, तो असली संविधान निर्माता BN राव है। इसलिए BN राव की मूर्ति ग्वालियर में लगनी चाहिए। और जो देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं चंद्रशेखर रावण, उनको सड़कों पर निकल अगर ये बदतमीजी करते हैं, दुगनी गति से इनका जवाब दो। इसकी औकात नहीं, ये मूत गया। इन्हें बोला मैं ग्वालियर नहीं जाऊंगा,
तुम यही कर सकते हो, तुम जूते ही मार सकते हो लोगों को, तुम तमीज़ से सीख ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी परवरिश ही ऐसी हुई है नफरत की दीवार पर। जो इस्लाम में परवरिश हुई है लोगों की कि पूरी दुनिया को गैर मुस्लिमों काफिर उनको कत्ल करना, तुम्हारी भी परवरिश ये हुई है कि ब्राह्मणों को गाली दोगे। और ब्राह्मण गुरुजी थे B.R. अम्बेडकर के। अरे किसी पर्सनल आदमी खराब हो सकता है हर जाति में, तुम्हारे में एक सारे दूध के दूल्हे हैं, तो सारे लोग तो एक जैसे नहीं होते। एक दयानंद सरस्वती था, सरस्वती जी थे था के लिए मैं सॉरी, सरस्वती जी से जिन्होंने हिंदू धर्म में छुआछूत खत्म किया। राम मोहन राय ये कोई दलित नहीं थे जिन्होंने सती प्रथा को खत्म किया। और एक पेरियार है जो ओबीसी जाति से आता था, 9 साल की 12 साल की अपनी भतीजी से शादी कर बैठा, पोती से या शादी पति से। तो ये लोग हमारे लुच्चे लफंगे, ऐसे लोग हमारे आदर्श नहीं हो सकते। अगर तुम सड़कों पर उतर सकते हो तो हम भी सड़कों पर उतर सकते हैं। हमारी संख्या तो तुमसे बहुत ज़्यादा है। सवर्ण ओबीसी और जनरल मिलकर कितने आपको मालूम है? और मुसलमानों में भी शेख, सैयद, मुगल, पठान मेजोरिटी में हैं उत्तर प्रदेश में। तो कितने लोग हैं हम हैं करीब 60-70%। आदिवासी तो बेचारे कहीं नहीं लड़ते, आदिवासियों का तो अपना स्टेट था। आदिवासी कोई आग नहीं उगलते। हमारे विभाग में भी आदिवासी रहे, चाहे वो क्रिश्चन हो चाहे हिंदू हो, वो तो बड़े भोले लोग हैं। तो ये जो चंद्रशेखर राव, मायावती जैसे और काशीराम जैसे लोग आए हैं, ये लोग आपको भड़काकर आपके जीवन को ख़त्म कर दिया इन लोगों ने। और कोई जाति इतनी कट्टरता के, और वैसे कहते हो कि हमारे बड़े सताए गए, तुम सबसे ज़्यादा जातिवाद फैलाते हो, दलित का शोर मचाते हो, पिछड़ों का शोर मचाते हो। तो कहते हैं ना, जैसा विचार आता है वैसा ही तुम हो भी जाओगे, क्योंकि नेगेटिविटी को नेगेटिव ही खींचती है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को, थोड़ा लंबा हो गया है वीडियो, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। वीडियो को विराम देता हूँ, और इसको वीडियो को आप शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले दिनों में इस तरह के विचार मिलते रहें। वंदे मातरम, जय हिंद। आपका दिन